इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान के पास पैसे आने शुरू होते हैं तो उस इंसान का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। वो अपने पैसे को ऐसी चीजों में खर्च करने लग जाता है जिस चीजों को उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उस चीज को खरीदने की उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने पैसे को उन चीजों को खरीदने में वो खर्च कर देता है। और बाद में जब वो कमाना बंद कर देता है तो उसके पास पैसे बिल्कुल बचे ही नहीं होते हैं। और बाद में पछताता है कि भाई मैंने कमाया तो बहुत, लेकिन मैंने कोई पैसा बचा ही नहीं पाया, अपनी जिंदगी मैंने किया है क्या उसको कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों ऐसा ही एक चीज हुआ हमारे सब्सक्राइबर के साथ। हमारे जो व्यूअर भी हैं, लगातार हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो बिल्कुल इसका उल्टा किए। उनको समझ में आ गया कि भाई हमारे पैसे का हमें करना क्या है। उन्होंने अपने पैसे को ऐसे तरीके से काम पे लगाया और उनका गोल भी है कि भाई फ्यूचर में अगले आने वाले 10 से 15 सालों में हम करोड़ों की संपत्ति बना पाए। और मैं ये कह भी सकता हूँ कि अगर वो इसी तरीके से कार्यरत रह भी गए और मार्केट ने उनका साथ दिया, भगवान ने उनका साथ भी दिया, तो अपने सपनों को साकार भी वो कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हीं की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उन्होंने जो मुझे फंड बताया जिसमें आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ, जिससे आपको एक क्लियर हो पाए कि अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें पैसों की कमी ना हो और अपने पैसे को सही तरीके से हम काम पे लगा पाएं, तो हमारे पैसे आगे ग्रो भी हो पाएं। तो उसी चीज को आज आपके साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हाँ भाई, हम भी अपने पैसे को काम पे लगा के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। देखो, एक इंसान कितना समय तक कमा सकता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है, 55 साल की उम्र तक कमाता है। उसके बाद उसकी मजबूरियां बहुत ज़्यादा होंगी तो ही इंसान वो काम करेगा। नहीं तो हर एक इंसान की ये चाहत होती है कि भाई 40 से 45 साल के बाद हम काम ना करें, हम अपने मन से जो हमें काम करना हो वही काम हम करें, ना कि हमें रोजी रोटी चलाने के लिए हमें काम पे जाना पड़े। ठीक है, ऐसा इंसान की चाहत नहीं होती है। तो अपने पैसे को कैसे काम पे लगाएं कि आने वाले समय में हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। अगर करना भी पड़े तो अपने मन से, मतलब जो हमारा मन कहे उस तरीके से हम काम करें, उस काम करें, ना कि रोटी दाल चलाने के लिए हमें काम करना पड़े। तो उसके लिए हमें अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। उस पैसे को कैसे काम पे लगाना है, कैसे उस पैसे को ग्रो कराना है, आगे इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट आपको समझने के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कि आप समझो कि आप अपने पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हो। जो कि हमारे व्यूअर हैं, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने कॉमेंट किया है, मैं आपको यहाँ पे उनका दिखाऊंगा कमेंट भी, और कहाँ पे अपने पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैसे कैसे इन्वेस्ट किया है, उस फंड की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वो लॉन्ग टर्म में अच्छा सस्टेन कर सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो एक दोस्त होने के नाते मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि भाई आपको फ्यूचर में क्या करना है आपके अपने पैसों के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई सब्सक्राइब आप चैनल को पहले कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीडियो को देखकर चले जाते हैं, भूल जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी फैमिली बढ़ती है, और वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो बिगिनर होते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, उनके लिए दोस्तों मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड, ETF वाली जो कैटेगरी होती है उनके लिए ठीक ठाक होती है। अगर बात करते हैं स्टॉक से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। और जो म्यूचुअल फंड है ये रिस्की क्यों नहीं होते, क्योंकि आपके जो पैसे हैं ना कई सारे कंपनी से लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं ये कई सारी कंपनी में लग जाते हैं, जिससे रिस्क आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर भी कई तरीके के फंड भी होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कम्युनिटी, बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे भी होती है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में हम किन तरीके के फंड को रखें। अब दोस्तों ऐसी चीज आप समझो कि आप अगर आंख पे पट्टी बांध के किसी चीज पे निशाना लगा रहे हो तो उस निशाना को लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी बताओ कितना वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि भाई वहाँ पे हमारा निशाना सटीक बैठेगा। लेकिन अगर हम एक बार आंख खोल के निशाना लगाना चाहें तो लगभग 90% प्रोबेबिलिटी है कि भाई हमारा निशाना सही लग सकता है। ठीक है, तो अगर हम सही तरीके से जांच कर, सही तरीके से चेक करके अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमारे पैसे ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर कोई, जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, और आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, भाई पता नहीं मैं कैसे बताया, मैं सही बताया कि नहीं बताया, और आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, आपको नुकसान हो गया। तो इसीलिए जब भी इन्वेस्ट किया जाए ना
तो एक प्रॉपर जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनसे एक बार संपर्क करके अगर हम इन्वेस्ट करें, जो एडवाइजर होते हैं एमफी रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, एनआईसीएम रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे अगर आप संपर्क करके अगर अपना इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके पैसे ग्रो कराने के लिए। लेकिन फिलहाल जो भी चीज़ें वीडियोस में आपको बताई जाती हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ ही बताई जाती है, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं होती है, आपको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि भाई सेबी की गाइडलाइन है। और अब आप ही बताओ, मार्केट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, अगर सारे लोग आके बताने लग जाए कि भाई ये फंड सही है, वो फंड सही है, पता नहीं भाई हो सकता है वो स्पॉन्सर लेके आपको बता रहे हो और आपने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और आगे चल के फंड ने परफॉर्म नहीं किया तो आपके पैसे के नुकसान हो जाएंगे। नुकसान तो आपका होगा, ना कि इन्फ्लुएंसर का होगा। तो इसीलिए किसी भी इन्फ्लुएंसर की आप बातें सुनो, लेकिन अपने दिमाग लगाकर अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करो वहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ अपने जो व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि भाई ये हमारा पोर्टफोलियो है और इसके बारे में ज़रा सा हमें बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इन्होंने काम इतना ज़बरदस्त किया है भाई कि लोग अपने पैसे को फालतू खर्चे में इधर उधर उड़ा देते हैं, लेकिन इन भाई ने अपने पैसे को सही तरीके से काम पे लगाया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, एक एक करके देखिएगा। देखिए इन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में अपना 2000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 2000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है HDFC के फंड में। यहाँ पे ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा समय भी बचेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे अपना इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये, ठीक है। एंड तीसरा फंड इन्होंने लिया है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये 150 मिड कैप, ठीक है, 150 मिड कैप फंड है। यहाँ पर इन्होंने 1000 रुपये अपना इन्वेस्ट किया है। चौथा फंड दोस्तों इन्होंने लिया है, यहाँ पे 3 फंड इन्होंने, मैंने आपको बता दिया, पहला लार्ज कैप का है, 2 फंड यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का है। और यहाँ पे जो चौथा फंड है दोस्तों ये बंधन का है, ठीक है, बंधन का स्मॉल कैप फंड है, ठीक है, स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपना 1000 रुपये। और पांचवा फंड दोस्तों इन्होंने लिया है HDFC का स्मॉल कैप फंड, ठीक है, HDFC का स्मॉल कैप फंड इन्होंने लिया है। यहाँ पर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपये। छठा फंड यहाँ पे इनको दोस्तों निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, ठीक है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पर भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपये। और सातवां फंड इन्होंने लिया है दोस्तों पराग पारिक का, ठीक है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपना 2000 रुपये। एंड आठवां फंड इन्होंने लिया यहाँ पे ICICI का कमोडिटीज फंड, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपये। इन सब का टोटल हम करते हैं तो लगभग ये आता है 10,000 रुपये, ठीक है, ये आता है 10,000 रुपये, 10,000 भाई ना, हाँ 10,000 रुपये आता है ये। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसके पे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इन्होंने कहा सर मैं 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करता हूँ। अब इन्होंने कहा कि भाई मेरा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं सही है। इनकी उम्र जो है 38 साल है और अगले 15 साल तक ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए इनकी जो एज है, इस एज के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ठीक ठाक समय मिल जाता है इनका इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे 38 की एज है इनकी, तो अभी इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का एज माना जाता है लगभग 55 साल 60 साल तक माना जाता है कि भाई कोई व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होते रहते हैं भाई। हर एक उम्र के पड़ाव पर लोगों के जो रिस्क है ना ये बदलते रहते हैं। जैसे अभी हमारी एज 25 है, तो 25 में हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कमाने की जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज़्यादा है। हम ज़्यादा तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, मतलब 16-16 घंटे काम कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो पोटेंशियल है रिस्क लेने की ज़्यादा है। लेकिन जो 38 साल का व्यक्ति है, जो 40 साल का व्यक्ति है, उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की पढ़ाई है और उनकी शादी, मतलब बहुत सारे माँ बाप की दवाइयाँ, तो बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारी आने लगती है। तो उनका जो रिस्क टॉलरेंस है, जो उनका रिस्क हॉराइजन ये अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है यहाँ पे हम एक बार जोड़ लेते हैं, 2 1 3,000 4 5 6 7 2 9 1 10,000 रुपये ये आता है, ठीक है। 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इनके एक्सपोजर के हिसाब से लगभग 20% इनका ये जाता है लार्ज कैप में, ठीक है। और मिड कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी 20% जाता है। और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जाता है 30%, ठीक है, इनके एक्सपोजर का। और जो फ्लेक्सी कैप है यहाँ पे इनका जाता है 20% एंड यहाँ पे जाता है कमोडिटी सेक्टर में 10%। देखिए अभी इन जो सारे फंड है इनका काम भी बताऊंगा और कैसे लार्ज कैप होते हैं, कैसे फ्लेक्सी कैप होते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे 20%, 40%, 70% एंड यहाँ पे 90, ये 100% पूरा
पैसा डिवाइड हो गया। अब देखिए इनके रिस्क टॉलरेंस को हम देखते हैं तो 38 साल की इनकी एज है, ठीक है, 38 साल की। 38 ईयर जो एज मानी जाती है, यहाँ पर भी अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा इनकी एज नहीं हुई है, जैसे 40 साल 45 साल ऐसे नहीं हुआ है। जैसे 38 में अपना इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, ये भी अपने पैसे को 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक बढ़िया टाइम हॉराइजन है 15 साल, ठीक है। ऐसे में इनके पास जब 15 साल का समय इन्वेस्टमेंट करने का, लगभग 53 की एज में अपने पैसे को निकालेंगे जो उनको काम लगने वाला है। इनका कोई भी गोल होगा उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 53 की एज में अपने पैसे को निकालने वाले हैं। अगर देखो पैसे हम निकालना तो चाहते हैं भाई हमें इस समय पैसे काम लगने वाला है, लेकिन अगर हम ये पेशेंस रख सकते हैं कि भाई उस समय हमें पैसे काम तो लगेगा, लेकिन हो सकता है उस समय मार्केट उस समय नेगेटिव परफॉर्म कर रही हो या फिर मार्केट डाउन हो उस टाइम, तो अगर उस टाइम अपने पैसे को हम ना निकाल के 1-2 साल में 3 साल में वेट करना पड़े तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो, तो आपके लिए और भी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें जो फंड है, देखिए जो फंड है जैसे निपॉन का ये लार्ज कैप फंड है जिसको यहाँ पे 20% का इन्होंने एक्सपोजर रखा है, दैट इज गुड, बढ़िया है, अच्छा है। अब यहाँ पे जो मिड कैप कैटेगरी है दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने अपना 20% का एक्सपोजर रखा है, ये भी बेस्ट है। क्यों? देखिए मैं आपको यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इनकी एज के अकॉर्डिंग। देखिए जो मिड कैप कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने 20% का एक्सपोजर रखा है, जिससे क्या होता है ना कि आपका जो पैसा है ये ग्रो भी होगा, लेकिन लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा और स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे कम रिस्क होगा। ये होता है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि जो लार्ज कैप कंपनी है उनको वो कैसे लार्ज कैप होती हैं और जो मिड कैप कंपनी कैसे मिड कैप होती है, कहाँ पे आपके पैसे लगाए जाते हैं। मैं आपको जरा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो पाए, सारी एक एक चीज़ें क्लियर हो पाए। और देखो यहाँ तक वीडियो मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो बाद में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखिए बात करते सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की, क्योंकि यहाँ पे इनका एक्सपोजर 20% है। लार्ज कैप कंपनी उनको कहा जाता है जिनका मार्केट कैपिटल साइज 50,000 करोड़ से ऊपर हो। वो कंपनी जिसमें 50,000 करोड़ से ऊपर फंड इन्वेस्टेड हो या फिर उनका जो कैपिटल हो इतना यहाँ पे हो 50,000 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर, ठीक है। तो उन कंपनी को यहाँ पे कहा जाता है लार्ज कैप कंपनी। 50,000 से ऊपर ही मानी जाती है, उससे नीचे आती है तो मिड कैप में आती है। तो ये कंपनी लार्ज कैप कहलाती है। अब लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? पहली चीज़ तो ये भाई इनका एक्सपोजर इतना बड़ा है, इनका जो कैपिटल साइज इतना बड़ा है, जिसकी वजह से क्या है कि इनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब जब चाहो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करो और जब चाहे पैसे अपने निकाल लो। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई खरीदार और जो बेचने वाले ये कम है। यहाँ पे बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है तो खत्म हो जाती है, पहली चीज़। तो दूसरी बात है बहुत ही स्टेबल मानी जाती है। जो लार्ज की कंपनीज होती हैं स्टेबल होती हैं, ऐसा नहीं कि जरा सी आंधी आई और हिलने लगी। मतलब समझो जैसे कि मार्केट में अगर गिरावट आई तो ऐसा नहीं कि इनका शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगते, फ्लैक्चुएट करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर मार्केट गिरी तो यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता है, स्मॉल कैप की तुलना में, जो मिड कैप की तुलना में यहाँ पे कम हमें रिस्क देखने को मिलता है। मतलब ये कंपनी तो स्टेबल होती है, पुरानी कंपनी होती है, मजबूत होती है, भरोसेमंद कंपनी होती है, जो लार्ज कैप कंपनी कही जाती है। अब यहाँ पे स्मॉल कैप की तुलना में और मिड कैप की तुलना में ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि जो ये कंपनीज है ना ये ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। तो इस समय अगर कोई चीज कितना बड़ा होगा भाई एक समय के बाद कोई भी चीजें थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी ना, ऐसा नहीं कि जो स्मॉल कैप की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। अब जैसे आप ही सोचो कि आप एक नीचे से पत्थर उछाल रहे हो ऊपर, ठीक है, एक समय के लिए पत्थर तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब एकदम टॉप पे पहुंचता है तो उसके बाद धीरे धीरे जाने लगता है ऊपर ना। तो ऐसे में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं ये समझो कि ग्रो हो चुकी हैं और ये फिर धीरे धीरे बढ़ती हैं, उतना तेजी से बढ़ती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी कम होता है और जो रिटर्न है ये भी ठीक ठाक मिलता है। बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। इनकी ब्रांड वैल्यू, इनकी गुडविल बहुत ही अच्छी मानी जाती है जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे जो कंपनीज हैं ये कौन कौन सी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है, तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी कंपनीज है, HDFC बैंक इतनी बड़ी कंपनीज है, इसके बाद ICICI है, TCS है, इन्फोसिस है, ये सारी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज में मानी जाती हैं। ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए हमने बता दिया। तो ऐसी कंपनी में ये अपना 20% एक्सपोजर रखें, दैट इज गुड, बेस्ट है। अब दोस्तों यहाँ भी बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। मिड कैप कैटेगरी कौन कंपनीज आती हैं? जैसे जिनका कैपिटल साइज, उन कंपनी का कैपिटल साइज 10,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के बीच में होता है। 10,000 करोड़ से ज्यादा और 50,000 करोड़ से कम जिन कंपनी का एक्सपोजर होता है उन्हें मिड कैप कैटेगरी में डाला जाता है। अब मिड कैप की खासियत क्या है? तो यहाँ पे ना ग्रोथ की पोटेंशियल भी होती है, ये कंपनी ग्रो भी होती रहती है और स्मॉल कैप से थोड़ा ग्रो हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा स्टेब्लिश होती हैं, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा स्टेब्लिश होती हैं
और यहाँ पर ना जो ग्रोथ की संभावना ये ज़्यादा होती है और जो रिस्क ये मॉडरेट होता है, मतलब रिस्क भी यहाँ पे होता है और ग्रोथ की संभावना भी होती है, 50-50 मान सकते हो आप। ये कंपनी जो नंबर वाइज आती है 101 कंपनी के बाद में, जो लार्ज कैप कंपनी टॉप 100 में आती हैं, उन कंपनी के बाद में 101 से लेकर 250 कंपनी के बीच में जो आती हैं उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, अब मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, ये पहले नंबर तो ये बैलेंस वाली कैटेगरी आ जाती है, बैलेंस वाली फील आती है भाई, ना तो बहुत ही बड़ी कंपनी है ना तो बहुत ही छोटी कंपनी है, मीडियम वाली कंपनी है। और हर भारतीय के मन में ये होता है कि भाई ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना तो बहुत ही कम चाहिए, मैं मीडियम वाला चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ आप करने जाते हो, अगर कोई कहता है कि भाई कैसा चीज़ चाहिए आपको, तो ना तो बहुत ही अच्छा दे दो भैया ना तो बहुत ही कम वाला दो, मीडियम वाला हमें दे दो। तो यहाँ पे मीडियम वाली ही बात है। ठीक है, अब ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रो हो चुकी होती है कुछ ना कुछ। अब रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क यहाँ पे मॉडरेट होता है, स्मॉल कैप की तुलना में यहाँ पे कम रिस्क होता है, बट लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। अब जरा सा इन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि आखिर कौन से ऐसे कंपनीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर है और यहाँ पे भारत फोर्स है, वोल्टास है, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये कंपनी है एल फाइनेंस होल्डिंग है, आदित्य बिरला कैपिटल है, तो ये सब कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपोजर रखा है 20% का, तो यहाँ पे ये मॉडरेट रिस्क वाला है या लो रिस्क वाला है। 40% पैसा तो इनको यहाँ पे लगभग ठीक ठाक में है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी, जहाँ पे इन्होंने अपना 30% अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रखा है। अब 30% एक्सपोजर रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे हाई रिस्क वाली कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाई रिस्क वाली कंपनीज का मतलब क्या है, जैसे स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं ये 250 के बाद वाली कंपनी, मतलब जो टॉप की 250 कंपनीज हैं बड़ी वाली, उनके बाद में जो आती है कंपनी 250 से लेकर 500 के बीच में जो कंपनीज आती हैं उनको कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। इनका दोस्तों ना कैपिटल साइज जो इन कंपनी में पैसा होता है उसका साइज होता है 10,000 करोड़ से कम होता है, 10,000 करोड़ से कम होता है। ठीक है, 10,000 करोड़ सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा ना, लेकिन 10,000 करोड़ है भाई, सोचो। तो 10,000 करोड़ से कम होता है इनका एक्सपोजर, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। अब स्मॉल कैप कंपनी का एक बात है ना, आप ये समझो स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, आपके गली मोहल्ले में या फिर कोई नया दुकानदार है, ठीक है, नया दुकानदार है, अब उसके अंदर काम का जुनून है, काम का जुनून है एकदम, बिल्कुल वो दिन रात काम करना चाहता है, तो इसकी ग्रोथ की संभावना कितनी है। हो सकता है ये आज छोटा हो लेकिन ये आगे चल के बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। और ऐसे में ही स्मॉल कैप में कोई नया दुकान खोला और उसके अंदर मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है, भाई जाता है दुकान खोल देता है, बैठा रहता है, कोई काम ही नहीं करता, फिर शाम को बंद करके चला आता है। तो अगर वो बंदा मेहनत करने वाला नहीं है तो उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है, हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने साल भर जाते तो दुकान बंद करके चला जाए। तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना ये ऐसे ही होती है, मतलब हो सकता है काफी अच्छी ग्रोथ दे जाए लेकिन हो सकता है ये बंद भी हो जाए, तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है। अब देखिए ऐसा सोच के डरिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगता, आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगता, आपका पैसा 200 कंपनी, 150 कंपनी, 50 कंपनी, 150-200 कंपनी ऐसे जो म्यूचुअल फंड में होती हैं वहाँ पे आपके पैसे डिवाइड होकर लगते हैं। अब ऐसे में 1-2 कंपनी अगर बंद भी हो जाती हैं तो भी आपका जो पैसा है ना और भी कंपनी में तो लगा है, ठीक है, और भी कंपनी में आपका पैसा लगा है, तो जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया वहाँ पे तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके जो इन्वेस्टमेंट उससे नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत नुकसान होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ समझिएगा, जब मार्केट में गिरावट आती है ना, जब मार्केट में गिरावट आती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं कंपनियों को पड़ता है जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा नीचे चली जाती हैं। और उसके बाद आती है मिड कैप वाली, जब मार्केट गिरने लगती है तो मिड कैप भी नीचे जाती है। और एक चीज़ और भी है, जब मार्केट उठने लगती है ना तो स्मॉल कैप तेजी से भागता भी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल भी होता है। तो देखिए जस्ट मैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ ना, ताकि जो आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर जो माइंड सेट बन रहा है ना, तो आपके अंदर ये डर ना रहे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसा का क्या होगा, आपके अंदर से डर बिल्कुल निकल जाए। अब डर कब निकलता है इंसान के मन से, जब किसी इंसान को किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होती है तो उसके अंदर से जो झिझक होती है, जो डर होता है वो निकल जाता है कि चलो यार देख लेंगे ना, जानता तो क्या होगा मार्केट में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाए तो पूरी रिसर्च को करके, पूरी चीज़ें देख कर, एक ही चीज़ नोटिस करके पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बता दिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखो, क्योंकि आपका वहाँ पे हार्ड कैपिटल लग रहा है, आपका पैसा लग रहा है, आपकी मेहनत की कमाई वहाँ पे लग रही है, तो आपको देखना जरूरी है। जब आप देख के इन्वेस्ट करते हो तो आपके मन में सुकून रहेगा, यार चलो मैंने रिसर्च किया है ना, 1-2 साल निगेटिव जाएगा, 1.5 साल निगेटिव जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो जब मार्केट गिरने लगती है तो आपको बहुत सारे मार्केट में जो एक्सपर्ट निकल के आ जाएंगे चारों तरफ। जब भी आप यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, इंस्टा खोलोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट देखने को मिल जाएंगे, भाई अब गिरी,
अब गिरी मार्केट, अब गिरी, ऐसा करने वाले आ जाएंगे और मार्केट सच में गिर जाती है। क्योंकि जब इतना बना देते हैं, पूरा माहौल चारों तरफ से क्रिएट कर देते हैं, तो लोग डरने लग जाते हैं कि भाई एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। और ऐसा ही सोच के जब लोग निकालने लगते हैं तो मार्केट गिरने लगती है, और जब गिरने लगती है तो लोग और निकालते हैं, जब और निकाल लेते हैं और गिरने लगती है। यही होता है मार्केट में। बट यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो काफ़ी जानकारी रखते हैं इन सब चीज़ों का, तो उनको ना यहाँ पे दिखता है कि भाई मौका है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग यहाँ पे फियर में है, डरे हुए हैं, अब वो ग्रेडी हो जाते हैं, अब वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये होता है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी में अपना 30% एक्सपोजर रखे हैं, जो कि हायर रिस्क वाला कैटेगरी है स्मॉल कैप। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप इन्होंने अपना 20% एक्सपोजर रखा है अपने पोर्टफोलियो का। देखिए फ्लेक्सी कैप क्या करता है, जो फ्लेक्सी कैप है ये एक तरीके से जो इसका रिटर्न आप पास्ट में देखे हुए, खास करके जो पराग पारिका है, इसका AUM साइज 1 लाख करोड़ से ऊपर है। सोचो किसी लार्ज कंपनी के आसपास ये कंपनी बन चुकी है जो फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब 1 लाख करोड़ प्लस बन चुका है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने अपना 20% एक्सपोजर रखा है। जो फ्लेक्सी कैटेगरी होती है, यहाँ पे आपके पैसे ना जो US के स्टॉक होते हैं, यानी बाहरी कंट्री होती है, वहाँ पर भी आपके पैसे लगाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा। आप देखिए कि आपके पैसे किन किन सेक्टर में लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपके मन में कोई डर नहीं होगा, कोई झिझक नहीं होगी। तो इस फ्लेक्सी कैप में अगर पैसे आप लगाते हो तो आपके पैसे जो 197 कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं, मतलब लगभग 200 कंपनी में आपके पैसे लगते हैं। और मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आपके पैसे हैं, देखो ये जो फंड है ना, ये इस तरीके से एक्सपोजर अपना बना रखा है कि इक्विटी सेक्टर में, मतलब शेयर मार्केट में आपके पैसे को 76% रखेगा अब इस समय। ठीक है, ये चेंज भी होता रहता है, ये फंड मैनेजर के हाथ में बिल्कुल होता है। बाकी जो 21% पैसा ये डेट में रखा है। अब देखो डेट में उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है ज़्यादा, लेकिन उसने डेट में रखा है। क्यों रखा है? ये होती है निशानी सही इन्वेस्टर की। डेट में रखने का फ़ायदा क्या है? जैसे ही मार्केट में हमें दिखता है कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट अब नीचे जा रही है, अब नीचे, जैसे ही मार्केट नीचे जा रही है, इनके पास डेट में पैसा पड़ा है और तुरंत ये पैसे को कन्वर्ट करेंगे, लेंगे और सीधा इक्विटी सेक्टर में। मार्केट डिप गई, इन्होंने पैसा मार्केट में लगा दिया। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर इन्होंने डिप में इन्वेस्ट किया है, मार्केट ज़्यादा से ऊपर गई तो भी यहाँ पे इनको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल इन्वेस्टर होती है डर जाते हैं। अब कुछ पैसे कैश में रखे हैं, ठीक है, कैश में इन्होंने 2.2% अपना पैसा रखा है। अब देखो 1 लाख करोड़ का इनका एक्सपोजर है, 1,13,000 करोड़ के आसपास इनका एक्सपोजर है। अब 1 लाख हम मान लेते हैं, 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ का 1% कितना होता है पता है आपको? 1,000 करोड़ होता है। तो इन्होंने 2.2% रखा है, मतलब लगभग 2200 करोड़ के पैसे इन्होंने कैश में रखे हैं। 2200 करोड़ रुपए इन्होंने कैश में रखा है। मतलब मार्केट नीचे गई तो यहाँ पे ये पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे, और नीचे गई तो डेट से पैसा निकाल कर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट करने की। और जो ज़्यादातर पैसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए जाते हैं यहाँ पे, और इसके रिटर्न भी आप इसमें भी देख ही सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। कोई भी निवेश का आप सलाह मत समझिएगा, बस आप जानकारी लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों बात आता है ICICI का। इन्होंने लिया है एक कमोडिटी फंड। कमोडिटी फंड का मतलब क्या है? जो कंपनीज रॉ मटेरियल में जो है कि काम करती हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल में काम करती हैं, जैसे कि जो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें होती हैं, उनके खदान में जो कंपनी काम करती है, उनको यहाँ पे कम्युनिटी सेक्टर वाली कंपनीज कहा जाता है। जैसे मेटल वाली कंपनीज, माइनिंग वाली कंपनीज, एनर्जी वाली कंपनीज, जैसे कि क्रूड ऑयल वगैरह की जो निकालती वगैरह हैं। यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज भी होती हैं। तो इस तरीके की कंपनी कम्युनिटी सेक्टर कहा जाता है, और इनका व्यापार बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। देखो क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने 1000 रुपये रखा है। ये भी रिस्की कंपनीज मानी जाती हैं, यहाँ पे भी रिस्क होता है, और इनके रिटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट में जिन्होंने दिए हैं। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपका पास्ट रिटर्न के हिसाब से ही बता रहा हूँ, फ्यूचर कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में यहाँ पे इन्होंने अपना 10% एक्सपोजर रखा है, जो कि हायर रिस्क वाली कंपनीज होती हैं। तो कुल मिला के जो इनका पोर्टफोलियो है, अब इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो लिया है 40% पैसा इनका यहाँ पे तो लगभग कम रिस्क वाले सेक्टर में है। ठीक है, कम रिस्क वाले होराइजन में है। 30% पैसा और यहाँ पे 40% पैसा, ठीक है, 40% पैसा इनका यहाँ पे हायर रिस्क वाले होराइजन में है। बाकी जो यहाँ पे 20% पैसा ये है, ये भी लगभग ठीक ठाक, बहुत ही रिस्की नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो
तो भाई यहाँ पे इनकी एज है भी 38 ईयर। अभी इनके पास इन्वेस्टमेंट का अगर सही तरीके से हम देखें तो 18-20 साल का यहाँ पे टाइम है इनका इन्वेस्टमेंट करने का। अभी अगर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 15 साल का समय दिया कि 15 साल तक ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। तो 15 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो इनका पोर्टफोलियो है मेरे हिसाब से बैलेंस है। यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना लो रिस्क वाला फंड लेके इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा 30% पैसा इन्होंने थोड़ा रिस्की फंड में इन्वेस्ट किया है, जो कि हमें ज्यादा ग्रोथ के लिए हमारे पास ये फंड होने चाहिए ताकि हमारे पैसे पे ज्यादा रिटर्न मिल सके। और इन्होंने 15 साल का एक्सपोजर रखा है, तो ठीक ठाक यहाँ पे मान सकते हैं। और जो यहाँ पे दोस्तों फ्लेक्सी कैप है, इसका भी रिटर्न आप देख ही सकते हैं पास्ट में कैसा बना कर दिया, तो फ्लेक्सी कैप भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे इन्होंने जो कमोडिटी में इन्वेस्ट किया है ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसको जरा सा बैलेंस करना चाहते हैं, अगर जरा से अपने रिस्क को बैलेंस करना चाहते हैं, रिस्क बैलेंस करने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब मार्केट में गिरावट आती है। जब मार्केट में गिरावट आने लगती है तो जो बैलेंस फंड होते हैं वही आपके पैसे को संभालते हैं। और कौन से फंड होते हैं? जैसे हाइब्रिड फंड हो गया या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिटर्न। अब क्या है ना कि जब मार्केट में ज़्यादा गिरावट आती है तो ये फंड थोड़ा संभालते हैं, थोड़ा सा कम यहाँ पे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है डेट का एक्सपोजर। जब बैलेंस एडवांटेज फंड में डेट का एक्सपोजर होगा तो वो फंड थोड़ा सा कम नीचे जाएगा। डेट मतलब जो कर्जे वर्जे देते हैं, जहाँ पे उस सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में वगैरह में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट है। इसीलिए आपको एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखना चाहिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहें ICICI को, तो यहाँ पे 1000 वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको नहीं चेंज करना चाहें तो स्मॉल कैप में से आप एक को कम करके यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड रख सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, तो आपको रिस्क कम होगा। अगर आपको डर लगे रिस्क का, तो अगर आप आगे आने वाले समय में जैसे 15 साल का आपने टाइम होरिजन रखा है, अगर आप चाहोगे नहीं मुझे 2 साल बढ़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो आप इस पोर्टफोलियो को ठीक ठाक समझ सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट आप करते रह सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत ही चीज एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा। एक मेरे जानने वाले मेरे दोस्त कह सकते हैं आप हैं अभी, ठीक है, उनके चाचा जी थे और उन्होंने अपने लिए काफ़ी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया था। लगभग उन्होंने 1-2 लाख रुपए महीने की SIP करना चालू कर दिया था। 10 साल 12 साल उन्होंने SIP भी किया था और अपने लिए लगभग 50-60 लाख रुपए में इन्वेस्ट भी उन्होंने कर रखा था। पर दोस्तों कहते हैं ना कि जब बीमारियां आती हैं ना तो इंसान का घर भी बिक जाता है। उन्होंने गलती क्या किया था, अपने लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था। देखो मैं आपको यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूँ, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 2000-4000 रुपये महीने में, बहुत अगर ज़्यादा जिनकी हो चुकी है 2-2500 रुपये महीने में, उनको एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि लगभग करोड़ों का कवर देता है। अगर हम मान लेते कोई अगर 20 लाख का भी कवर ले लेता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ना ये आपके जो नो क्लेम बोनस होता है अगले साल ट्रांसफर करता रहता है। मतलब अगर आपने 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपने उसको यूज नहीं किया, आपके पास पूरा पड़ा है, तो ये आपका अगले साल ही ट्रांसफर हो जाएगा। जो आपका 20 लाख वो 40 लाख हो जाएगा, प्रीमियम आपका वही जमा होता रहेगा। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा 3-4 हज़ार महीने का जा रहा है, मतलब साल का हमारा 40-50 हज़ार जा रहा है, लेकिन हमको रिटर्न नहीं मिलने वाला है आगे, तो लोग बंद कर देते हैं। लोग हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को बेकार समझने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं भाई मैंने अपने तो इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया होता है ना आपका एक झटके में खत्म कर देता है, कोई भी अगर बीमारी बड़ी लग गई किसी को तो। इसीलिए जरूरी है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। और बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। मान लेते कोई व्यक्ति है 20-25 लाख 40 लाख का उन्होंने अपना फंड जोड़ रखा है। अब भाई अब देखो किसी की डेथ आजकल बहुत ही हो गई है कॉमन, तो किसी की भी कभी भी हो जा रही है, तो जिसकी वजह से अगर मान लेते वो व्यक्ति कहीं लोन ले रखा है, घर को लोन पे ले रखा है, गाड़ी लोन पे है, तो अगर भाई वो गया फिर तो फैमिली परेशान हो जाएगी ना, कहाँ से उभरेगी अगर कमाने वाला एक ही मेंबर है। या फिर अगर माने तो लोन नहीं भी लिया है और उसने थोड़ा बहुत अपना पैसा जोड़ा था लेकिन टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था, फैमिली उसे पे डिपेंड थी, तो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे घर चलेगा। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते मिल जाता है। आप कहो जैसे कि 10 से 12 हज़ार में आपको 1 साल का पूरा कवर मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस का, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती हैं। मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया, बाकी आपको लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से टर्म और हेल्थ दोनों को ले ही लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट सिक्योर होते हैं, हमारी फैमिली सिक्योर होती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप अभी तक लास्ट में वीडियो तक रुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा और जिसकी वजह से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई
आपके फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और आप एक बहुत ही बेहतरीन अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता लग सके कि भाई कैसे अपने पैसे को मैनेज करें, फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं पता है। अरे गांव में ये चीज़ें किसी को मतलब बहुत ही नॉमिनल आप कह सकते हो कि अगर 100 लोग गांव में रहते हैं तो इसमें 10 लोगों को पता होगी, 90 लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है। और अभी भी लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड वगैरह को सब कहते हैं यार ये तो गैम्बलिंग वगैरह है, ये सब नहीं इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे लोग एफडी वेफडी चक्कर में पड़े रहते हैं। एफडी सही है लेकिन किस लिए सही है आपको पता होना चाहिए। ये इमरजेंसी के लिए हमारे सही है, जैसे किसी इमरजेंसी फंड को वहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट ही ठीक ठाक है, रिटर्न जैसी आप देख ही सकते हो। एफडी को कंपेयर कर सकते हो, मार्केट कंपेयर कर सकते हो, तो आप देख ही रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कुछ छोटा छोटा अमाउंट अपने लिए निकालें जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में हमें परेशान ना होना पड़े अपने जो रिटायरमेंट को लेकर। ठीक है, अगर हम भाई पैसा नहीं कमा रहे तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। तो उसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई अपने रिटायरमेंट को कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे हम जो कि काम ना भी करें फिर भी हमारे जो पैसे में पैसे कमा के देते रहे, जिसकी वजह से हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। ठीक है, मतलब अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर। ठीक है, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तो कर ही दिया होगा। तो भाई जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।